हाय गैस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम हॉरर तमिल मूवी डिमांडी कॉलोनी और डिमांडी कॉलोनी 2 एक साथ देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम 4 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम है श्रीनी, सजित, राघव, विमल। इन चारों को अपनी ज़िंदगी में फिनेंशियल प्रॉब्लम है। राघव एक स्टोरी राइटर है, विमल एक फ़ोटोग्राफ़र है, सजित इलेक्ट्रीशियन है, श्रीनी रईस लेडीज़ के साथ समय बिताकर उनसे पैसे लेता था। एक दिन ये चारों ड्रिंक्स करके अपने घर जाने वाले थे। राघव इन्हें डिमांडी कॉलोनी की एक हॉन्टेड मेंशन के बारे में बताता है जिसे एक्सप्लोर करने का ये लोग प्लान बनाते हैं। सजित भूत प्रेत से बहुत डरता था, इसलिए वो वहाँ नहीं जाना चाहता। वो कहता है कि माँ ने हम चारों को एक ज्योतिष के पास जाने को कहा है क्योंकि हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है। श्रीनी भी कहता है कि हमें ज्योतिष के पास सवेरे जाना होगा। सजित डर के इन लोगों से थोड़ा दूर जाके खड़ा हो जाता है। विमल कहता है कि इससे पहले तो मैं वहाँ जाने का नहीं सोचा था, लेकिन अब हम जरूर जाएंगे। वे लोग सजित को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाकर मेंशन लेकर आते हैं। ये मेंशन दिखने में काफ़ी पुराना दिख रहा था। सजित विमल को डांटता है कि क्यों उसे यहाँ लेकर आया। विमल कहता है कि मैं तो इसको ज़रूर डराऊंगा। विमल सजित को ढकेल देता है। ये तीनों दूसरी जगह भागकर चले जाते हैं। सजित बहुत ही डरा हुआ रहता है। सजित को अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो काफ़ी डरा हुआ रहता है। कुछ घोस्ट को हम इन लोगों के आसपास देख पाते हैं। श्रीनी को भी लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो धीरे से मुड़ के देखता है, वहाँ कोई नहीं रहता। उन लोगों को लगता है कि यहाँ जरूर कुछ नेगेटिव एनर्जी है। वे लोग तुरंत सजित को देखने के लिए नीचे आते हैं। फिर चारों इस मैंशन से बाहर निकल जाते हैं। सुबह ये चारों एक ज्योतिष के पास जाते हैं ताकि वे लोग अपनी फ्यूचर के बारे में जान सके। ज्योतिष विमल और श्रीनी के फिंगरप्रिंट्स लेता है। फिर वो उनके बारे में जो बताता है वो सब सच रहता है। सजित भी अपने फिंगरप्रिंट्स देता है। ज्योतिष इन लोगों को सैटरडे आने को कहता है। उनके पास ज्योतिष को देने के लिए पैसे नहीं रहते। वो कहते हैं कि सैटरडे आते समय हम आपको पैसे दे देंगे। रास्ते में श्रीनी को ज्योतिष के पास से कॉल आता है। वो कॉल अटेंड करता है। दूसरी तरफ ज्योतिष बहुत ही घबराए हुए रहते हैं। वो जो बोल रहे थे सिग्नल प्रॉब्लम के कारण श्रीनी को सुनाई नहीं दे रहा था। फिर वो वहाँ से अपने फ्रेंड्स के पास आता है। सजित सोने चला जाता है। राघव श्रीनी और विमल को डिमांडी कॉलोनी की ओरिजिनल कहानी सुनाता है। आज से 300 साल पहले जब इंडिया में ब्रिटिश का राज था, तब लॉर्ड जॉर्ज डिमांडी नाम का एक अंग्रेज रहता था। जॉर्ज अपनी वाइफ के बर्थडे के लिए एक स्पेशल नेकलेस बनाने का प्लान करता है। वो काफी माहिर सुनारों से एक खूबसूरत नेकलेस बनवाता है और अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है जिसमें उन दोनों की फोटो रहते हैं। जॉन की वाइफ की तबीयत काफी खराब थी, इसलिए वो अपने बच्चों को वापस बुलाती है जो लिस्बन में पढ़ रहे थे। जब वो समुद्री रास्ते से इंडिया आ रहे थे तब एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। ये सुन के जॉन की वाइफ की तबीयत और खराब होने लगी। वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई, इसलिए जॉन ने डिसाइड किया कि वो वापस अपने देश चला जाएगा। इसलिए वो अपने सारे कारोबार और प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कलकत्ता जाता है। इस काम में उसे पूरे 5 महीने लग जाते हैं। जब वो वापस आता है वो देखता है कि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार दिख रही है। डॉक्टर उनको बताते हैं कि किसी ने आपके वाइफ के साथ जबरदस्ती किया है जिस वजह से वो 3 मंथ प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कहते हैं कि उनकी वाइफ का तुरंत एक ऑपरेशन करना होगा। जॉन नहीं चाहता था कि ये बात हवेली से बाहर जाए, इसलिए वो डॉक्टर को मार डालता है। साथ में वो हवेली के सारे नौकरों को शूट करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उनमें से किसी ने उसकी वाइफ के साथ जबरदस्ती किया है। बंदूक की आवाज़ सुनकर गांव वाले हवेली आते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि जॉन ने सबको मार डाला, वो गुस्से में आकर हवेली को जलाने लगते हैं। जॉन समझ गया था कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि चारों तरफ गाँव के लोग उसे घेर के रखे हैं। इसलिए वो पूरी हवेली को जला देता है जिसमें वो और उसकी वाइफ भी मारे जाते हैं। तब से जॉन डिमांडी की वाइफ के नेकलेस में एक कर्ज आ गया। जो कोई भी इस नेकलेस को चुराना चाहेगा उसकी मौत हो जाएगी। फिर वो नेकलेस अपने आप हवेली में वापस आ जाएगा। इस इंसिडेंट के बाद कई लोग उस हवेली में रहने भी गए, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जिंदा बचा। तब से लोग उस हवेली को हॉन्टेड मानने लगे। राघव उनको एक शौक वाली बात बताता है कि वो इसलिए उस हवेली में गया था कि उस कीमती नेकलेस को ढूंढ सके, और वो उस नेकलेस को लेकर भी आ गया है। राघव अपने बैग से वो नेकलेस निकाल के दिखाता है। वो कहता है कि हम इस नेकलेस को बेच के अमीर बन जाएंगे। फिर वो तीनों बैठ के टीवी देखते हैं। अचानक से टीवी में इनकी फुटेज प्ले होने लग जाती है। टीवी में देखते हैं कि विमल वॉशरूम जाता है। वॉशरूम में कोई उसे मार डालता है। राघव पोसेस होगा। वो कैंडल को जलाने के बाद उसमें ही जल जाएगा क्योंकि उसके ऊपर पेट्रोल गिर गया रहता है। श्रीनी को दिखाते हैं जो बहुत ही घबराया हुआ रहता है। वो जाकर कमरे का दरवाजा खोलता है। टीवी का सिग्नल चले जाता है। टीवी में ये सब देख ये तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये लोग एक बात नोटिस करते हैं कि टीवी में जिसकी भी मरने की चांस आती है
उसकी आंखें वाइट हो जाती है। फिर वे लोग डर के टीवी बंद कर देते हैं, लेकिन टीवी रिमोट से बंद नहीं होता और ना ही पावर सप्लाई से बंद होता है। ये लोग डर के लाइट ऑन करते हैं। रूम की सारी बल्ब टूट जाती है। ये लोग इलेक्ट्रिकल सिटी वालों को फ़ोन करते हैं, वहाँ से इनकी हेल्प करने के लिए आते हैं, लेकिन ये लोग अपने कमरे का दरवाज़ा खोल ही नहीं पाते। दरवाजे से ये लोग उस आदमी को देख पा रहे थे। दोबारा ये लोग कॉल करते हैं। वो आदमी बताता है कि वो उनके घर आया था। श्रीनी ने उसे फ्यूज ठीक करने के 50 रुपये दिए थे। ये सुन के तीनों डर जाते हैं। श्रीनी दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। उस रूम में जोर से आवाज़ आती है, जिससे श्रीनी के कान से खून निकलने लगता है। श्रीनी को याद आता है कि ज्योतिष ने जब उन्हें कॉल किया था तो उसे कॉल ठीक से सुनाई नहीं दे रहे थे। फिर वो उनके घर गया। वो देखता है कि ज्योतिष ने सुसाइड कर लिए है। श्रीनी कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करता है। ज्योतिषी ने उस कॉल में कहा था, जब वो सजित के फिंगरप्रिंट्स को देखा तो उन्हें पता चला कि सजित तो एक दिन पहले ही मर चुका है। वो उसे देखते हैं, वो आराम से सो रहा है। वो सजित नहीं बल्कि कोई और है। ये जान के वो तीनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते। राघव उनसे कहता है कि हम ओजा बोर्ड से स्पिरिट से बात कर सकते हैं। उसके पास ओजा बोर्ड है। वो अपनी स्टोरी के लिए ये सब ट्राई करता है। फिर वो तीनों ओजा बोर्ड की मदद से एक स्पिरिट को कांटेक्ट करते हैं। ये एक गुड स्पिरिट थी। वह इनको एस नो के माध्यम से बताती है कि वो उनकी मदद नहीं कर सकती, वो सब मारे जाएंगे। ये सब जानकर श्रीनी घबराते हुए कहता है कि इस ओजा बोर्ड में आग लगा देना चाहिए। ओजा बोर्ड अपने आप जलने लगती है। तभी सजित उठता है और फिर से पानी निकालकर पीता है, फिर जाकर सो जाता है। दिखाते हैं कि उसके आसपास कोई नहीं है। बोर्ड जल के एक एरो में बदल जाता है। वो एरो बहुत तेजी से घूमने लगता है। घूमता हुआ एरो राघव की तरफ रुकता है। तुरंत राघव की आंखें वाइट हो जाती है। राघव को अपने सामने जॉर्ज डिमांडी की स्पिरिट दिखती है। राघव चिल्ला चिल्ला के कुछ बोलता है। श्रीनी और विमल को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। राघव एक मार्कर लेकर टीवी पर लिखता है, ही विल किल अस। तभी एक अदृश्य शक्ति उसे अटैक करके वॉशरूम की तरफ लेके चली जाती है। वहाँ राघव की ऐसे ही मृत्यु होती है जैसे हम टीवी में विमल को मरते हुए देखा था। टीवी में राघव जल के मरा था। मतलब विमल और श्रीनी में से कोई तो जल के मरने वाला है। जो बचेगा शायद वो इस रूम से बाहर निकल सकता है। तभी श्रीनी की आंखें वाइट हो जाती है। वो मिरर में अपनी आंखों को देखता है। वो विमल को मारने लगता है, जिससे विमल नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही वो तुरंत जल जाता है। जब राघव मरा था, गलती से विमल का फ़ोन माइक्रो ओवन में चला जाता है, इसलिए माइक्रो ओवन शॉर्ट हो जाता है और ज़मीन पर करंट पास होने लगता है। विमल करंट में गिरने की वजह से मर जाता है और उसका पूरा शरीर जल जाता है। मरने से पहले विमल की आंखें वाइट हो जाती हैं। श्रीनी की आंखें नॉर्मल हो जाती हैं। तभी कमरा ठंडा हो जाता है और कमरा पूरा बर्फ से जम जाता है। श्रीनी नोट करता है कि उनके कमरे का एक हिस्सा जहाँ पर भगवान की फ़ोटो रखी थी वहाँ पर बर्फ़ नहीं जमता, बाकी सारी जगह पर बर्फ़ जमी रहती है। वो जैसे ही ठंडे वाले हिस्से पर जाता है, उसकी आंखें वाइट हो जाती हैं। लेकिन वो छोटे से कॉर्नर में जहाँ भगवान की मूर्ति और फोटो थी वहाँ पर वो नॉर्मल रहता है। श्रीनी उस कोने की खिड़की को तोड़ने लगता है। तभी सजित उठकर उसे बुलाने लगता है। वो उसे कहने लगता है कि तुम लोग मुझे क्यों वहाँ ले गए थे। उसे देखकर श्रीनी को पता चल जाता है कि ये जॉर्ज डिमांडी के कारण प्रोसेस है और वो अपने बातों से उसे फंसा रहा है। श्रीनी उस खिड़की से नीचे कूद जाता है। वो भागते हुए सड़क पर आता है। वो एक टी शॉप पर पहुंचता है जहां दो लोग बातें कर रहे थे। श्रीनी उनसे मदद मांगता है। वो दोनों एक दूसरे से बातें किए जा रहे थे, इसकी बातें नहीं सुन रहे थे। वो गुस्सा होकर एक आदमी को थप्पड़ मारता है। वो आदमी उसे देखता है, लेकिन श्रीनी का हाथ उस आदमी के आर पर चला जाता है। ये लोग श्रीनी को ना देख पा रहे थे और ना ही सुन पा रहे थे। वो वहाँ से भागता हुआ बिल्डिंग के पास जाता है जहाँ से वो कूदा था। वो देखता है कि एक लोहे के खंभे में उसकी लाश लटक रही है। मतलब ये बिल्डिंग से कूदते समय इस खंभे में गिर के मर गया है। उसकी आत्मा ही इधर उधर भाग रही थी। तभी रोड में एक ट्रक आती है। उस ट्रक के अंदर सजित बैठा रहता है और उसके गले में वो नेकलेस रहता है। वो इसे देख के मुस्कुराता है। ये लॉकेट का कर्ज ये था कि जो भी इसे चुराता है, ये लॉकेट अपने आप उस हवेली में आ जाती है। वो इस लॉकेट को लेकर उस हवेली में जा रहा है। डिमांडी कॉलोनी की मूवी यहीं पर खत्म होती है। इसका सीक्वेंस ही डिमांडी कॉलोनी 2 है। मूवी की शुरुआत में एक फुटेज को दिखाते हैं जो 6 जून 2009 का था। उसमें दिखाया जाता है कि रात को कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तभी वहाँ की बिल्डिंग से एक आदमी नीचे कूदता है। उसे देख के वहाँ के लोग सब दौड़ के आते हैं। फिर एक और आदमी ऊपर से नीचे कूदता है। उसी अपार्टमेंट में श्याम नाम का एक आदमी फांसी लगा लेता है। इस फुटेज को श्याम की वाइफ टीवी देख रही है। ये साल 6 जून 2015 का है। शाम को मरे 6 साल हो चुके हैं। पुलिस शाम के केस को सुसाइड बोल के क्लोज कर चुकी है, लेकिन डीबी को नहीं लगता कि उसका हस्बैंड जो कैंसर को हरा कर बाहर आ चुका था वो कैसे सुसाइड कर सकता है।
आज श्याम की बरसी है। तभी डीबी को उसके फादर इन लॉ रिचर्ड का मैसेज आता है कि वो डीबी से मिलने के लिए उसके घर आए हैं। वो एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने के लिए आए हैं। डीबी उनके लिए चाय लेकर आती है। तभी उसकी माँ रिचर्ड के सामने अपनी बेटी को डांटने लगती है। दरअसल श्याम को कैंसर था। ये जान के डीबी ने उससे शादी की थी और उस बीमारी से लड़ने के लिए उसका साथ दिया। श्याम एक यंग मैन था। ऐसे पेशेंट की जब कीमोथेरेपी की जाती है तो इसके साइड इफेक्ट के दौरान स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसलिए कीमोथेरेपी से पहले पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि वो अपने स्पर्म को स्टोर करा ले। श्याम ने भी अपने स्पर्म को स्टोर कराया था। डीबी अपनी माँ को कहती है कि वो उसके पति के स्पर्म से ही बच्चा पैदा करना चाहती है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा 2 बार मिसकैरेज हो चुका है। वो उसकी माँ से कहती है कि उसे उसका पति उसके बच्चे के रूप में चाहिए। डीबी और रिचर्ड रेस्टोरेंट ओपन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बहुत भीड़ जमी रहती है। वो नीचे उतर कर जाती है। एक घर के सामने भीड़ रहती है। वो देखती है कि एक आदमी ने फांसी लगा ली है। ये आदमी डिमोंडी कॉलोनी की फर्स्ट मूवी का ज्योतिष था। ये ज्योतिष मरने से पहले श्रीनी को बताने के लिए कॉल किया था। श्रीनी जब वहाँ आता है तब तक ज्योतिष मर चुका था। डीबी को अचानक से ज्योतिष के फेस में श्याम का फेस दिखाई देता है। इसे डर के वहाँ से जाने लगती है। वो एक आदमी से टकरा जाती है जो श्रीनी था। आज जून 6 तारीख है। आज के दिन ही श्रीनी की मौत होने वाली है। इस बारे में ज्योतिष उसे बताना चाहता था। उससे पहले वो मर गया। डीबी रेस्टोरेंट जाकर ओपनिंग करती है जो एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। इस चाइनीज़ रेस्टोरेंट को खोलने का सपना श्याम का था। डीबी ने आज उसकी बरसी पर यह सपना पूरा कर दिया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। वहाँ पर कुछ मोगलोग आते हैं और डीबी को एक महाकाल की मूर्ति देते हैं। वो रेस्टोरेंट में उस मूर्ति को रख देती है ताकि वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। जब सब लोग श्याम को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े होते हैं, ऊपर से बहुत सारे चम्मच गिरने लगते हैं। चम्मचों की बारिश देखकर डीबी को लगता है कि ये सब श्याम की स्प्रेड ही कर रही है, क्योंकि हॉस्पिटल में एक बार श्याम ने उसे बुलाने के लिए चम्मच गिराया था। उसने डीबी से कहा था कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो भी तुम्हें ऐसे ही बुलाया करूँगा। वो रिचर्ड से कहती है कि श्याम की आत्मा हमें कुछ बताना चाहती है। डीबी को ये शक है कि श्याम ने सुसाइड नहीं किया था, इसके पीछे कोई राज है। डीबी एक सीनियर माउंट दाऊसी से श्याम की स्पिरिट को कांटेक्ट करने को कहती है। हैदराबाद में श्रीनी के जुड़वा भाई रघु को देखते हैं। रघु अपने पिता की मौत के दुख में रहता है। तभी उसकी स्टेप सिस्टर ऐश्वर्या अपनी माँ के साथ वहाँ आती है। वहाँ रघु के अंकल दयालन रघु के पिता की वसीयत को पढ़ते हैं। उन्होंने अपनी 70% प्रॉपर्टी को श्रीनी के नाम की है। रघु को 25% और उसकी बहन ऐश्वर्या को सिर्फ 5%। ये सुन के ऐश्वर्या बहुत गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि मैं अपना हक लेने कोर्ट तक जाऊंगी। रघु भी बहुत गुस्से में रहता है क्योंकि उसे तो पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। वो ड्रिंक्स करके दयालन से बहस करने लगता है। दयालन श्रीनी से बात करने के लिए फ़ोन करता है। श्रीनी ये कह के फ़ोन काट देता है कि वो उससे बात करना नहीं चाहता। पहले पार्ट में दिखाया गया था कि श्रीनी पैसे के लिए अमीर औरतों के साथ टाइम स्पेंड करता था। असल में वो एक अमीर खानदान का लड़का है। डीबी रिचर्ड्स के साथ दाऊशी से मिलने जाती है। दाऊशी उन्हें बताता है कि काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो श्याम की स्पिरिट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। श्याम की स्पिरिट बात करना ही नहीं चाहती है या वो किसी ऐसी दुनिया में ट्रैप है जहाँ से वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकता। उससे बात करने के लिए उसी की दुनिया में जाना होगा। वो डीबी की आत्मा को वहाँ भेज तो सकता है, लेकिन वहाँ बहुत खतरा है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हारी आत्मा भी वहाँ ट्रैप हो सकती है। लेकिन डीबी श्याम के लिए खतरा उठाने के लिए तैयार हो जाती है। दाऊशी डीबी को एक पेन देता है और उसकी आत्मा को उस वर्ल्ड में भेज देता है जहाँ श्याम की आत्मा ट्रैप है। डीबी वहाँ बहुत सारी आत्माओं को देखती है जो तड़प रही है। डीबी बार बार हेल्प लिखती रहती है। उसे वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं दिखाई देती है जो एक साथ फांसी पर लटक रही है और वो तड़प रही थी। उन्हीं आत्माओं के बीच उसे श्याम भी दिखाई देता है। श्याम को देखते ही डीबी इमोशनल होकर उसके पास जाने लगती है। तभी दाऊशी उसे ऐसा करने से मना करता है। वो बगैर रुके आगे जाने लगती है। तभी श्याम को फांसी लग जाती है और यहाँ पर डीबी को कुछ होता है। डीबी की बॉडी जमीन पर गिर जाती है। पेन की नीब से खून निकलने लगता है। वो बार बार दिस विल रिपीट लिखे जा रही थी। उन लेटर्स के बीच में उन्हें एक फ़ोटो दिखाई देता है जो रघु और श्रीनी का है। उनको लगता है कि इन सब का कनेक्शन उन दोनों से है। उसके बाद ये कहानी 6 साल आगे 2021 में आती है। दाऊशी होली टाइगर को अपने हाथ में रखा रहता है। इसे पॉजिटिव रिचुअल के लिए यूज़ करते हैं। तभी श्रीनी को दिखाते हैं। वो कोमा में रहता है। उसकी देख रेख रिचुअल ही करता है। श्रीनी की बचने की उम्मीद बहुत ही कम थी। रघु कोर्ट में प्रॉपर्टी के लिए केस लड़ता है। कोर्ट में ये फैसला करते हैं कि श्रीनी की प्रॉपर्टी रघु को दे दिया जाए, क्योंकि श्रीनी की बचने की उम्मीद ना के बराबर है। कोर्ट में श्रीनी के लाइफ सपोर्ट को हटाने को कहते हैं और उसका शेयर रघु को देने को कहते हैं। रघु श्रीनी का लाइफ सपोर्ट हटाने के लिए हॉस्पिटल आता है। डीबी उन्हें ऐसा करने से मना करती है।
वो रघु से कहती है कि श्रीनी को कुछ हो गया तो तुम भी नहीं बचोगे। वो उसे याद दिलाती है कि 6 जून 2015 में श्रीनी जब अपने फ्लैट की बिल्डिंग से नीचे गिर गया था। दूसरी तरफ चेन्नई में रघु दयालन से दारू के नशे में बहस करते हुए बिल्डिंग से नीचे गिर गया था। वो नेट में गिरकर बच जाता है। रघु को डीबी की बात लॉजिक लगती है। वो उसकी बात मान लेता है। फिर सब दाऊशी से मिलने जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि रघु और श्रीनी ट्विंस हैं। कुछ ट्विंस लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया भी जाए तो तब भी आपस में जुड़े रहते हैं और दोनों सेम रिएक्ट ही करते हैं। दाऊशी उन्हें बताता है कि जब इन लोगों ने श्याम के स्पिरिट से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की थी तब उन्हें रिप्लाई में रघु और श्रीनी की फोटो मिली थी। ये लोग श्रीनी को देखने गए थे। तब तक श्रीनी के साथ ये हादसा हो चुका था। उन्होंने देखा कि उसकी सांसें चल रही है। फिर रिचर्ड ने उसे हॉस्पिटल लेकर आ गया। उसकी जान तो बच गई थी लेकिन वो कोमा में चला गया। डीबी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए श्रीनी के फ्लैट में आती है। तभी उसे पता चलता है कि कुछ दिनों पहले ही उसके फ्लैट का दरवाजा किसी ने तोड़ के चोरी की है। फिर वो घर के अंदर जाके देखती है। डीबी को वहाँ पर 2 लाइब्रेरी कार्ड मिलते हैं। एक उसके पति श्याम का रहता है और एक श्रीनी के दोस्त राघव का रहता है। वो उस कार्ड को लेकर लाइब्रेरी आती है। लाइब्रेरी में बताते हैं कि दोनों ने लाइब्रेरी से एक ही बुक को लेके गए थे। श्याम 2009 में एक बुक को लिया था और राघव ने 2015 में, लेकिन दोनों इसे लौटाने के लिए जिंदा नहीं रहे और यहाँ का लाइब्रेरी अल्फांसो उस बुक को वापस लेकर आ गया। डीबी उस बुक की कॉपी मांगती है। वो बताता है कि उनके पास एक ही बुक है। डीबी को लगता है कि इन मौतों के साथ इस बुक का कोई तो कनेक्शन है। वो पुलिस से जाकर बताती है। पुलिस उसे बताती है कि उसके पास ऐसे बहुत सारे मिस्टीरियस केस है। मरने वाले ने इस बुक को लेके गए थे। डीबी एविडेंस को देखती है जहाँ उसे राघवन के द्वारा लिखी गई डिमांडी कॉलोनी की स्क्रिप्ट मिलती है। उसमें लिखा था हर 6 साल बाद 6 जून को कोई तो डिमांडी हाउस जाएगा और वहाँ से अपने साथ वो कज नेकलेस को लेकर आएगा। इसके बाद डिमांडी की स्पिरिट उन्हें मार डालेगी। डिमांडी के द्वारा मरने वाली सारी आत्माएं डिमांडी वर्ल्ड में ही कैद हो जाएगी, जिससे ना ही उनका अगला जन्म हो पाएगा और ना ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। इसे रोकने का एक ही तरीका है कि इस पैटर्न को तोड़ देना। 6 जून को उसे एक भी बलि नहीं मिली तो ये पैटर्न टूट जाएगा। रिचर्ड कहता है कि आज 6 जून है। आज कोई तो उस बुक को पढ़कर डिमांडी हवेली जाएगा। हमें उसे रोकना होगा और हमें श्रीनी की सेफ्टी पर भी ध्यान देना है, क्योंकि 6 साल पहले श्रीनी की जान तो बच गई थी। हो सकता है कि डिमांडी उस पर हमला कर दे। इसे रोकने के लिए दाऊशी अपने शिष्यों को महाकाल पूजा करने के लिए कहता है। श्रीनी को हॉस्पिटल से शिफ्ट करके अपने आश्रम लेकर आ जाते हैं। फिर वो सब लोग डिमांडी हवेली के पास जाते हैं ताकि कोई भी उस हवेली के अंदर न जा पाए। पुलिस भी उस एरिया को घेर के रखी रहती है। तभी उन्हें हवेली के अंदर से लड़की के चीखने की आवाज़ आती है। रघु हवेली के अंदर जाने लगता है। दाऊशी उसे मना करते हैं। फिर भी वो हवेली के अंदर चला जाता है। उसके पीछे पुलिस और बाकी लोग भी चले जाते हैं। डीबी और दाऊशी वहीं पर खड़े रहते हैं। दाऊशी वहीं से मंत्र बोलने लगता है। रघु जैसे हवेली के अंदर जाता है वहाँ उसे 2 लड़कियाँ दिखाई देती हैं। वो उससे पूछते तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो लड़कियाँ कुछ जवाब नहीं देती, डर के मारे काँपने लगती हैं। तभी रघु देखता है कि वहाँ पर जॉर्ज डिमांडी की वाइफ के साथ उनकी 2 नौकरानियों की स्पिरिट भी रहती है। उन्हें देख के एक लड़की बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। हवेली के दूसरे हिस्से से और 2 लड़कियाँ उन्हें मिलती हैं। उन्हें लेके हवेली के बाहर आ जाते हैं। वहाँ से उन्हें हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। सब लोग ये सोच के परेशान होते हैं कि ये लड़की हवेली के अंदर कैसे गई। दायलन हॉस्पिटल में एक लड़की से बात करता है जिसका नाम अतिथि है। वो उससे पूछता है कि तुम वहाँ कैसे गई। वो बताती है कि हॉस्टल में वे लोग बुक पढ़ रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पर कुछ होने लगता है। ये लोग टेलीपोर्ट होकर उस हवेली के अंदर आ गए। दायलन उसे उस बुक का नाम पूछता है। वो जिस बुक का नाम बताती है उसी बुक को श्याम और राघव भी लेके गए थे। दायलन उस बुक को लेने के लिए हॉस्टल जाता है, लेकिन वो बुक वहाँ पे नहीं रहते। सीसीटीवी देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि अल्फांसो उस बुक को लेके वहाँ से चला गया था। अतिथि बताती है कि अल्फांसो ने उसे वो बुक दी थी। डीबी और दाऊशी रेस्टोरेंट में रहते हैं। दाऊशी अपने शिष्यों को फ़ोन करके बोलता है कि पूजा के दौरान अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम लोग होली टैगर को यूज़ करो। तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक कस्टमर खड़ा रहता है। उसे देख के डीबी डोर ओपन करने जाती है, लेकिन उसे जोर का झटका लगता है। रघु डोर ओपन करने जाता है, वो दूर फेंका जाता है। इन्हें कस्टमर दिखाई दे रहे थे, लेकिन कस्टमर इन्हें नहीं देख पा रहे थे। उनको रेस्टोरेंट खाली दिखाई दे रहा था। अंदर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक से इनके मोबाइल की नेटवर्क चली जाती है। ये लोग वाईफाई कनेक्ट करते हैं, लेकिन वाईफाई भी काम नहीं करता। तभी अचानक से वहाँ के सारे टीवी ऑन हो जाते हैं। इसमें वो तीनों दिखाई देते हैं। रिमोट से टीवी बंद करते हैं, रिमोट काम नहीं करता। दाऊशी उन्हें फुटेज देखने को कहता है। टीवी में देखते हैं कि एक बच्चा चाउमीन लेने के लिए आता है। डीबी अंदर जाती है, तभी देखती है कि स्क्रीन में रघु नहीं दिखाई दे रहा था,
डीबी देखती है कि वहाँ पे वो सिर्फ वो बच्चा दिखाई दे रहा है। एक जगह पे रघु दिखाई देता है, एक जगह पर रघु दिखाई देता है। उस जगह पे पूरा वाइट स्मोक रहता है। तभी डीबी को कोई धक्का देकर वॉशरूम में ढकेल देता है। अचानक से वहाँ पर वॉशरूम बन जाते हैं। एक में वो बच्चा, दूसरे में दाव से बंद हो जाते हैं। सामने से रघु पोसेस होकर आता है जो कि ग्लास के इस पार आ जाता है। डीबी के सामने उस बच्चे को मार डालता है। फिर वो दाउशी वाले वॉशरूम में जाता है। फिर उसका सर पकड़कर पानी में डुबो देता है। उस बेसन पे उसका सर टकराकर उसे मार डालता है। फिर वो डीबी को मारने के लिए आता है। डीबी के सर पे वार करके उसे मार डालता है। फुटेज यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये सब तब होता है जब कोई उस नेकलेस को अपने साथ लेकर आता है। अतिथि बताती है कि जब वो हवेली गई थी उस नेकलेस को अपने पास लेकर रख लिया था। जब उसे इस नेकलेस के बारे में पता चला तो उसने रघु के पैकेट में डाल दिया। दाउसी उस नेकलेस को रघु के पैकेट से निकालता है। डीबी उसे डांटती है, तुम उस नेकलेस को क्यों लेकर आए? रघु कहता है कि मुझे नहीं पता ये नेकलेस मेरे पास कैसे आए। दाउशी उसे बताता है कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब उस डिमांडी की चाल है जिसमें कि हम लोग फंस चुके हैं। दाउशी उन लोगों के साथ एक रूम में जाता है जहाँ दीवार पर उल्टे क्रॉस के निशान रहते हैं और बीच में शैतान का सिंबल बना रहता है। दाउशी उन लोगों को बताता है कि 16th और 17th सेंचुरी में इंसानों की बलि देते समय एंटी क्रॉस के लोग इस सिंबल को यूज़ करते थे। तभी काले कपड़े पहने एंटी क्रॉस के लोग वहाँ आने लगते हैं। तभी दाउसी अपने आप को किचन में बंद कर लेता है। उस नेकलेस के ऊपर रिचुअल करने लगता है। इसका असर रघु पर होता है क्योंकि वो पोसस था। वो दाउशी को रोकने के लिए डोर ओपन करने लगता है। दयालन रिचुअल को कॉल करता है सारी बात बताने के लिए, लेकिन रिचुअल उसे बात करने की कंडीशन में नहीं रहता क्योंकि डिमांडी की स्पिरिट ने उसे पकड़ा हुआ था। फिर उसे मार डालता है। रेस्टोरेंट को बहुत सारे चमगादड़ घेर लेते हैं। अंदर लाइट सब टूटने लगते हैं। रिचुअल करते समय दाउसी का हाथ जलने लगता है। वो रिचुअल को पूरा करने से पहले ही वहाँ पर डिमांडी की स्पिरिट आ जाती है। दाउसी को उठाकर पानी में फेंक देता है जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ रहती है। वो मछलियाँ दाउसी पर अटैक कर देती हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। अचानक से दाउसी पोसेस होकर उठ खड़ा होता है और कांच को तोड़ के बाहर आ जाता है। फिर ज़मीन पर गिर जाता है। डीबी उसे देखने जाती है। डीबी उसके पास जाती है। डीबी का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाने लगता है। तभी रघु वहाँ आता है। एक लंबी सी रॉड को लेकर दाउसी को मार देता है। तभी उन्हें उस बच्चे की याद आती है जो चाउमीन लेने के लिए रेस्टोरेंट में आया था। बाहर उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है, लेकिन ये बच्चा वो फुटेज वाला बच्चा नहीं था। उन लोगों को ढूंढते हुए दयालन और अतिथि वहाँ आ जाते हैं। डीबी दयालन को दरवाज़ा खोलने को कहती है, लेकिन कर्ज की वजह से दयालन न उन्हें देख पा रहा था और न ही सुन पा रहा था। डीबी देखती है कि वहाँ पर रघु नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद रघु वहाँ पर उसे मारने के लिए आता है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि श्रीनी के दोस्तों को डिमांडी ने उन्हें टीवी पर दिखाया था कि उनकी मौत कैसी होगी, और यहाँ पर भी यही हो रहा है। फुटेज में दाउसी की मौत पानी में डूब के हुई थी। रियल में भी वैसे ही मर रहा था। डीबी के साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला था। रघु जैसे डीबी को मारने आता है वो वहाँ से हट जाता है, जिससे डोर टूट जाता है। वो देखते हैं कि उनके सामने एक और एंट्रेंस डोर आ जाता है। वो जितनी बार भी उसी एंट्रेंस को तोड़ते हैं वहाँ पर एक और एंट्रेंस डोर आ जाता है। दयालन वहाँ से चला जाता है। बहुत सारे चमगादड़ रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाते हैं। रघु बहुत देर से उन्हें भगाने की कोशिश करता है। तभी डीबी को याद आता है कि वो जहाँ पर खड़ी है वहाँ पर महाकाल की मूर्ति है, जिस वजह से कोई भी इवल फोर्स वहाँ पर नहीं आ सकती। तभी चमगादड़ से लड़ते हुए रघु वहाँ पर आकर गिर जाता है। डीबी उसको बताती है कि यहाँ पर महाकाल स्थापित है, इसलिए कोई भी इवल फोर्स यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर वो दोनों वहाँ की छत से बाहर निकलने का प्लान करते हैं। रघु बहुत सारी चेयर को एक सीढ़ी की तरह बनाकर ऊपर चढ़ता है। डीबी नीचे से उस चेयर को सपोर्ट देती है। तभी डीबी को शाम की स्पिरिट दिखाई देती है। वो उसे छोड़ के उसके पास जाने लगती है। तभी उसे शाम के द्वारा उसके प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ ये बताने आई थी, तुमने उसकी बात नहीं सुनी। उस बच्चे के बारे में हमें पता चलता है। तभी डीबी को याद आता है कि उस बच्चे की शक्ल शाम की बचपन की फ़ोटो जैसी थी। वो फुटेज वाला बच्चा और कोई नहीं, श्याम था। फुटेज में रघु ने उस बच्चे को फांसी लगा के मारा था, जैसे श्याम की मौत हुई थी। श्याम डीबी को बताता है कि हर रोज़ डिमांडी उसकी स्पिरिट को इसी तरह फांसी से लटकाता है। वो उसे कहता है कि वो उसकी स्पिरिट को डिमांडी वर्ल्ड से आज़ाद करवाए। वो इमोशनल होकर उसके पास जाने लगती है। तभी पीछे से रघु से रुकता है। रघु से कहता है कि ये श्याम नहीं, डिमांडी की स्पिरिट है, तुम्हें भटकाना चाहती है। तभी श्याम अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ दाउसी के शिष्य ये सब रोकने के लिए महाकाल पूजा कर रहे हैं। तभी डिमांडी की स्पिरिट श्रीनी को पोसेस कर लेती है। उसका बेड उल्टा लटक जाता है और सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, जिससे सारे मौन घायल हो जाते हैं। डीबी रघु को बोलती है कि उस लॉकेट को लाके तोड़ देंगे तो
सब खत्म हो जाएगा। रघु लॉकेट लेने के लिए बाहर जाता है। बाहर एंटी क्रॉस के लोग उसे अटैक करते हैं। बड़ी मुश्किल से रघु उस नेकलेस तक पहुंच जाता है, लेकिन डिमांडी उसे नेकलेस को लेने नहीं देता, दूर उठा के फेंक देता है। रघु मोबाइल को लात मार के डीबी की तरफ भेजता है। मोबाइल डीबी के पास जाते ही सिग्नल आने लगते हैं। डीबी दयालन को कॉल करके वहाँ बुलाती है। तभी वहाँ पर एक किंग की स्प्रिट आती है। उसे देखकर सभी एंटी क्रॉस के लोग झुक जाते हैं। डिमांडी दवशी और रघु को पेंटागन पर लाके रख देता है और सेक्रीफाइस को स्टार्ट करता है, जिससे दवशी की बॉडी पूरी तरह से जल जाती है। तभी वहाँ छोटा माउंट होली टैगर को यूज़ करके उस सेक्रीफाइस को रोकता है, जिससे उस किंग की स्प्रिट गुस्से से चीख उठती है। तभी वहाँ दयालन आ जाता है। वो डीबी को वहाँ से बाहर निकालता है। तभी डीबी उस किंग को देखती है जिसकी आंखें नहीं हैं। दयालन डीबी को बाहर निकाल देता है। पुलिस वहाँ पर जाती है। तब तक वो नेकलेस गायब हो जाता है। श्रीनी कोमा से बाहर आ जाता है, लेकिन रघु कोमा में चला जाता है। श्रीनी रघु को देखने के लिए आता है। दयालन बताते हैं कि रघु बहुत सीरियस है। डॉक्टर ने कहा है कि उसका बचना मुश्किल है। जब तक वो वेंटिलेटर में रहेगा तब तक उसकी जान रहेगी। श्रीनी कहता है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसे बचाऊंगा, इस रिसाइकल को मैं खत्म करूंगा। अब से डिमांडी के लिए एक भी बलि नहीं चढ़ेगी। डीबी कहती है, बलि डिमांडी के लिए नहीं चढ़ती थी। मैंने देखा एक राजा पोर्टुगल 15th सेंचुरी में उसकी आंखें को फोड़ के जिप काट के मार डाले थे। तभी अतिथि कहती है, उस राजा के बारे में मैंने उस बुक में पढ़ा था। श्रीनी पूछता है, वो बुक कहाँ है? दयालन कहते हैं कि वो लाइब्रेरियन सबको ढूंढ ढूंढ के इस बुक को दिया है। जब पुलिस अल्फांसो को ढूंढने उसके घर जाती है, अल्फांसो अपने आप को दुष्ट शक्ति के लिए जख्मी करके खून बहाता था। बिहार में दिखाते हैं एक आदमी बर्तन साफ कर रहा है। उसके पास बहुत सारे फोटो उड़कर आते हैं। वो देखता है कि एक आदमी के बैग से फोटो उड़ के आ रहे हैं। वो उस आदमी को बुलाता है। अल्फांसो वहीं रुक जाता है। लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। उसके हाथ में स्टिक है। दयालन बताते हैं कि सदियों से अल्फांसो की फैमिली उस बुक को संभाल के रखती है और कौन उस बुक को पढ़ेगा ये वो डिसाइड करते हैं। पुलिस देखती है कि वहाँ पर श्रीनी और उसके दोस्तों की फोटो भी रहती है। उस फोटो में उनकी आंखें वाइट रहती है। श्रीनी कहता है, अल्फांसो की फैमिली के साथ डिमांडी का क्या रिश्ता है, क्यों बलि चढ़ाता है, पता लगाना होगा। उस बुक को पढ़ने से पहले रोकना होगा। उसके लिए लाइब्रेरियन को ढूंढना होगा। जो आदमी फोटो को हाथ में रखा था उसे अल्फांसो पेड़ में लगा के रखा है। उसके चारों तरफ पेट्रोल डाल के कुछ और फोटो को बैग में डालता है। बैग में वो बुक रहता है। वो बैठ के डिमांडी को इस बलि को स्वीकार करने के लिए कुछ रिचुअल करता है। फिर वहाँ आग लगा के जाने लगता है। ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। ये मूवी अधूरी है, शायद इसका सीक्वेंस आने वाला है। मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए और अपने को खुशी दीजिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे मज़ेदार मूवी लेकर आते रहेंगे। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को बहुत सारा प्यार।